तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को रीड करने वाले हैं, जो क्या है 11th का चैप्टर नंबर 10 है, जिसका नाम क्या है मेरा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ठीक है, तो हम पहले समझेंगे ये सेल साइकिल क्या होता है। कि पहले जैसे हमको सेल के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसका जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल सेल से उसका क्या होता है, बना हुआ होता है। ठीक है, छोटे छोटे सेल से मिल के वो क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप और वो बने होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि जो सेल है, अगर इसको हम समझने की ट्राई करें तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और जो रिप्रोडक्शन होता है ये क्या होता है कि कैरेक्टर होता है। ठीक है, जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो कैरेक्टर किसका होता है, जितने भी ऑल लिविंग सेल, ठीक है, जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उसका क्या होता है, पहले उसमें क्या होगा, ग्रोथ होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जब वो वेल ग्रोथ हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब 1 से 2 अपना क्या करेगा, प्रोजनी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लिविंग सेल का, कि पहले ग्रोथ होगा फिर उसका रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो अगर दूसरा पॉइंट को हम देखें तो क्या है कि ऑल सेल रिप्रोड्यूस, जितना भी सेल होगा वो क्या होगा, रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब क्या होगा, 1 से 2 में कन्वर्ट होगा बाय डिवाइडिंग इनटू 2 विथ each parental cell give rise to two daughter cell each time they divide। तो क्या होता है कि जितने भी सेल होता है उसमें क्या होगा, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है उसका एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ऑल सेल रिप्रोड्यूस, जितने भी सेल होगा वो क्या होगा, रिप्रोड्यूस करेगा और बाय डिवाइडिंग इनटू 2। ठीक है, कि कोई भी एक पेरेंट है, ठीक है, तो क्या करेगा, जब भी वो डिवाइड करेगा तो क्या होगा, 2 न्यू डॉटर सेल फॉर्म करेगा। ठीक है, अगर एक पेरेंट सेल है वो क्या करेगा, अपना 2 न्यू डॉटर सेल को क्या करेगा, प्रत्येक जितने बार वो रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या करेगा, एवरी टाइम क्या करेगा, एक पेरेंट सेल क्या करेगा, 2 डॉटर सेल को क्या कर प्रोड्यूस करेगा इन ईच टाइम। कि पेरेंट सेल क्या करेगा, ऑलवेज एवरी टाइम जब ये रिप्रोड्यूस करेगा, जब भी पेरेंट सेल क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या करेगा, 2 डॉटर सेल को हमेशा क्या करेगा, ईच टाइम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, जो सेल है उसका क्या है, एक फंडामेंटल ओवर पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, जो सेल डिवीज़न होता है मेनली, सेल डिवीज़न जो होता है मेनली 2 टाइप्स का होता है। सेल डिवीज़न 2 टाइप्स, जो सेल का डिवीज़न होता है मेनली 2 टाइप्स का होता है। जो पहला क्या है, एक मेरा माइटोसिस आता है, माइटोसिस, और दूसरा मेरा क्या है कि मियोसिस। तो मेनली हम इस जो वीडियोज़ है इसमें हम माइटोसिस को कंसीडर करेंगे, कि माइटोसिस को मेनली हम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जो माइटोसिस क्या होता है कि जो भी सेल होता है उसका क्या होना, मतलब डबल हो जाना, उसका मतलब आइडेंटिकल सेल क्या होना चाहिए, डबल हो जाता है। ठीक है, जैसे माइटोसिस अगर इसको हम डिफाइन करें, माइटोसिस प्रोड्यूस्ड जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल। आइडेंटिकल सेल मतलब क्या होता है कि एक जैसा। ठीक है, जो माइटोसिस जो मेरा प्रोड्यूस करता है जेनेटिकली, वो क्या करता है, आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस करता है विच सिमिलर टू, जो क्या होता है, विच सिमिलर टू मदर सेल, विच सिमिलर टू मदर सेल। ठीक है, जो मेरा माइटोसिस क्या है, ये जो सेल डिवीजन का एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये 2 है, एक माइटोसिस एक मियोसिस है, लेकिन हम माइटोसिस को इस वीडियो में मेनली कंसीडर करेंगे, फोकस करेंगे। जो माइटोसिस क्या होता है, प्रोड्यूस क्या करता है, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल विच जो क्या होना चाहिए, सिमिलर टू क्या होना चाहिए, मदर सेल के क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देख ले कि सेल डिवीजन 2 टाइप्स का था। अगर उसके बाद हम देखें तो मेरा जो क्या है, सेल साइकिल है। ठीक है, जो मेरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो हेडलाइन है वो क्या है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन है। ठीक है, तो हम पहले सेल साइकिल समझते हैं कि सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल को हमको समझना है पहले कि ये जो सेल डिवीजन
ये जो सेल साइकिल है उसको हम देख रहे हैं कि जो सेल डिवीज़न जो है, सेल डिवीज़न इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सेल डिवीज़न जो क्या है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोसेस है। क्या ये एक प्रोसेस है किसके लिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें क्या होता है, सेल साइकिल होता है। और जो डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न है क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसके लिए, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए क्या होता है कि सेल डिवीज़न क्या है, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, जब सेल डिवाइड करेगा, सेल डिवीज़न होगा तो क्या हमको देखने को मिलेगा, उसमें क्या होगा कि डीएनए का भी रेप्लिकेशन होगा। जब सेल कोई भी डिवाइड करता है तो उसमें पहला क्या होगा कि डीएनए का जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक, इसका फुल फॉर्म है। तो जब भी सेल डिवाइड करेगा तो उसमें क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो उसके साथ क्या होगा कि सेल ग्रोथ भी होगा, सेल का क्या होगा, ग्रोथ होगा साथ साथ टेक प्लेस। ठीक है, जब कोई भी सेल डिवाइड करेगा तो क्या होगा, उसका डीएनए रेप्लिकेशन है, उसके साथ साथ क्या होगा, उसका सेल का ग्रोथ भी होगा। ठीक है, एट सेम टाइम। ठीक है, तो हम एक और पॉइंट जो इसका इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, जो भी सेल का साइटोप्लाज्म होता है क्या होता है कि जब सेल का डिवीजन होगा, उससे सेल डिवाइड होने से पहले क्या होता है कि वो अपने फुल्ली डेवलप होना चाहता है, उसका जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, उसका न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए, मतलब जितने भी उसमें जेनेटिक मटेरियल, जितने भी उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, तो क्या होता है सब अपने आप को प्रिपेयर करते हैं पहले, सेल डिवाइड होने से पहले। तो क्या होता है कि जब सेल का ग्रोथ होता है उसके साथ वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म को भी क्या करता है, साथ साथ इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म को भी इंक्रीज कर देता है सेल कंटिन्यूअस। साइटोप्लाज्म जब इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म इंक्रीजेज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या होता है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, जो होते रहता है एट लाइफ टाइम ऑफ सेल साइकिल, जब तक सेल क्या है लिविंग कंडीशन में है तब तक क्या है कंटिन्यूअस प्रोसेस होते रहता है। ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा, जब साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा कंटिन्यूअस तो उसके क्या होगा, डीएनए का भी सिंथेसिस होगा, साथ साथ डीएनए का भी सिंथेसिस होगा। अकर्स ओनली डैमेज वन स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, तो हम लोग देख लिए यहाँ पे क्या होगा कि जब सेल का ग्रोथ होगा तो क्या होगा, उसका साइटोप्लाज्म का जो साइटोप्लाज्म होगा वो भी उसके साथ इंक्रीज होगा। उसके साथ साथ क्या होगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन भी, सिंथेसिस भी एक साथ मेरा होगा। और क्या होगा, एक सेल साइकिल के एक स्टेज तक ही ये सारे प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर हम फेज ऑफ सेल साइकिल समझने की कोशिश करें, जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, कि सेल साइकिल में कौन कौन से फेज मिलने आते हैं, तो एक हम इसको डायग्राम से अगर इसको हम समझें, फेज ऑफ सेल साइकिल, तो मेनली इसमें 3 फेज कंसीडर होता है। ठीक है, तो ये जो पहला फेज है इसको G1 बोलते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट फेज है मेरा सेल साइकिल, इसका फेज ऑफ सेल साइकिल का, तो इसको G1 बोलेंगे। फिर उसके बाद मेरा क्या आएगा, S आएगा, जिसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं। उसके बाद मेरा क्या आएगा, G2 आएगा। अगर ये G1 है तो ये क्या होगा, मेरा G2 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा क्या आ जाता है, M फेज आ जाता है। ठीक है, ये M फेज आ जाएगा, यहाँ पे ये मेरा प्रो फेज हो जाएगा, ये मेटा फेज हो जाएगा, ये मेरा एना फेज हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, टीलो फेज हो जाएगा। और ये जो लास्ट में क्या होगा, ये साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस सेल का। ठीक है, तो इसको और भी हम अच्छे से इस डायग्राम को देखें, इससे हम क्लियर कॉन्सेप्ट कर लेंगे। जितने भी सेल होंगे, ठीक है, तो G1 स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेल का ग्रोथ होगा, मतलब यहाँ पे सेल का ग्रोथ होना स्टार्ट होगा। फिर ये क्या होगा, G1 से इस किस में आ जाएगा, S में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, जो S फेज है इसको हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी मेरा डीएनए है, डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पे मेनली रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से G1 से S आएगा, फिर S से क्या होगा, G2 में जाएगा। और G2 फेज जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। ठीक है,
यहाँ पे क्या होता है कि सेल जो भी होता है वो क्या करता है, अपने आप को माइटोसिस के लिए क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। तो G1 फेज को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे मेनली सेल का ग्रोथ होता है। फिर उसके बाद G1 से S में आएगा, जो क्या होगा, DNA का सिंथेसिस होगा मेरा S फेज में। फिर उसके बाद सेल का अगला जो स्टेज होगा वो क्या होगा, G2 में जाएगा, जहाँ पे क्या होता है, प्रिपरेशन और माइटोसिस के लिए होता है। फिर उसके बाद सेल किस में चला जाता है, सेल डिवीज़न में आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि सेल का डिवीज़न होने लगता है, यहाँ पे सेल का डिवीज़न होने लगता है। और जो मेनली है ये जो स्टेज है इसको हम क्या बोलते हैं, एम फेज बोलते हैं, मतलब एम फेज बोलते हैं, एम फेज इसको बोलेंगे। ये मेरा G1 फेज, ये हो गया मेरा S फेज, ये G2 फेज, और ये मेरा क्या हो गया, एम फेज हो गया। ये जो प्रो फेज है, मेटा फेज है, एनो फेज है, टीलो फेज, ये मेरा क्या है, दिस इज ऑल अबाउट द क्या है, एम फेज। और ये जो G1 से लेके G2 का जो ये स्टेज है, G1 से लेके G2 तक, मतलब G1 S G2 तक, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक इंटरफेस क्या होता है कि अगर इंटरफेस पूछा जाए तो क्या होगा कि जहाँ अगर हम देखें इसको इंटरफेस को, स्टार्टअप जो होता है उसका G1 से लेके S आएगा, G1 से S, फिर S से G2, ये जो पूरा जो सेल साइकिल होता है, ड्यूरेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, सेल चला जाता है एम फेज में, जहाँ पे क्या होता है, सेल का डिवीज़न स्टार्ट होने लगता है। और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे प्रोफेज स्टेज आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, फिर लास्ट एट द टाइम क्या होता है, सेल का साइटोकाइनेसिस होता है। सेल क्या होता है, काइनेसिस होता है, मतलब टूटता है। फिर उसके बाद एक यहाँ पे पॉइंट्स आता है कि G0, इसको G0 हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, G0 बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो फेज ऑफ सेल साइकिल है क्या है, कि G1 फेज आएगा, S आएगा, G2 आएगा। मेनली इस डायग्राम को हमको माइंड में अच्छे से समझना है, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि S फेज में क्या होता है, G1 में क्या होता है, G2 में क्या होता है, और ये कौन कौन सा सेल डिवीज़न के कौन कौन सा फेज है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या होता है इसमें आ रहे हैं। तो इसलिए हमको इसको अच्छे से समझना है वन बाय वन। तो हम लोग देखते हैं इसको कि G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है, जो फेज ऑफ सेल साइकिल है। तो हम लोग अच्छे से इसको देख चुके हैं, लेकिन मेनली हमको ये पॉइंट रखना है कि जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल होता है वो 2 स्टेज में होता है, ठीक है। 2 स्टेज में मेनली होता है। जो भी सेल साइकिल है मेरा, वो क्या होता है कि मेनली 2 स्टेज में होता है। जो पहला मेरा क्या है कि इंटरफेज स्टेज आता है, किसमें, इंटरफेज, और दूसरा मेरा क्या है कि एम फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवीज़न फेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो सेल साइकिल का मेनली 2 स्टेज आता है, एक आता है इंटरफेज आता है और एक एम फेज होता है। जो हम यहाँ पे देखो, ध्यान से हम यहाँ पे देख सकते हैं उसको, कि ये जो मेरा G1 S और G2 जो है, मेरा G1 S और G2, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, इंटरफेज स्टेज है। लेकिन क्या होता है, जब G2 के बाद ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारे जो आते हैं वो मेरा क्या आता है, एम फेज में आते हैं। तो हम लोग इसको समझ पा रहे हैं मतलब इस पॉइंट से कि इंटरफेज इसको बोलेंगे, G1 S G2 से लेके यहाँ तक इसको इंटरफेज बोलेंगे। लेकिन क्या होगा कि जब G2 से हम आगे जाएंगे, सेल साइकिल प्रोसीड आगे होगा, तो ये मेरा आगे जो स्टेज आएगा वो क्या है, एम फेज है। एम फेज में मेरे को 4 पॉइंट से ध्यान रखना है कि जो पहला पॉइंट मेरा क्या है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसके बाद क्या होता है, सेल डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि मेनली अच्छे से इसको हम समझेंगे कि G1 में क्या, कौन सा क्या क्या मतलब वर्क्स होते हैं सेल साइकिल में, G1 S G2, तो हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो इसको हम देखते हैं G1 में मेनली क्या होता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब वो सेल साइकिल, जब वो जो फेज होता है सेल साइकिल का, एक पॉइंट्स हमको ध्यान में यहाँ पे रखना है, समझना है कि जो ह्यूमन का सेल होता है, ठीक है, जो ह्यूमन का जो सेल्स होते हैं, ह्यूमन सेल्स होते हैं, वो डिवाइड कर, उसका जो डिवाइडिंग करने का जो टाइम होता है लगता है उसको क्या होता है, 24 आवर्स लगता है। जो ह्यूमन का सेल होता है वो क्या होता है, उसको डिवाइड होने के लिए 24 घंटे लगते हैं। लेकिन क्या होता है, एक अनदर एग्जांपल है, एक ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट है, जिसको क्या लगता है, सेल को डिवाइड करने के लिए उसको क्या लगता है, सिर्फ 90 मिनट्स ही लगते हैं, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको हमको अच्छे से माइंड में रखना है कि अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो उसको डिवाइड होने के लिए सिर्फ 24 आवर्स लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। लेकिन ये जो ईस्ट होता है उसको मेनली क्या लगता है, मतलब 2 घंटे से कम टाइम लगता है, मीन्स 90 मिनट लगता है, ठीक है। तो हम लोग जो सेल साइकिल का इंटरफेज स्टेज है उसको हम अच्छे से समझते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। पहले तो हमको इंटरफेज क्या होता है, कि इंटरफेज क्या होता है इसको हम समझेंगे। जो सेल साइकिल का 2 इंपॉर्टेंट फेज था, एक इंटरफेज था और दूसरा एम फेज था। तो इंटरफेज क्या बोलते हैं, तो इसको हम देखते हैं कि दिस फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज, 2 सक्सेसिव
एम फेज, ठीक है। ये जो फेज रहेगा वो क्या होगा, 2 सक्सेसिव एम फेज को हम क्या बोलेंगे, इंटरफेज बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, मेनली जो इंटरफेज होता है ये क्या होता है कि मोस्ट एक्टिव फेज होता है। जो सेल साइकिल का सबसे अगर एक्टिव फेज पूछा जाए क्वेश्चन में कि मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल, तो हमको ध्यान में हमेशा रखना है कि उसका आंसर क्या होगा, इंटरफेज होगा। तो मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल, अगर मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल हम देखें तो मेरा क्या आएगा, इंटरफेज आएगा। तो ये पॉइंट्स को हमको अच्छे से माइंड में रखना है। तो मोस्ट एक्टिव फेज क्या है मेरा, इंटरफेज है सेल साइकिल का। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि इंटरफेज जो होता है लास्ट मोर देन 95%, इसमें क्या होता है 95% ऑफ ड्यूरेशन सेल साइकिल। जितने भी 95% जो मेरा सेल का ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल को, वो 95% क्या लगता है, एम फेज में लगता है। लेकिन क्या होता है कि जो एम फेज इंटर फेज में होता है 95%, और जो एम फेज में क्या होता है मेरा सिर्फ 5% टाइम लगता है। क्योंकि जो इंटर फेज में होता है क्या होता है कि सेल ग्रोथ होता है, उसको ग्रोथ होना पड़ता है, फिर वो रिप्रोड्यूस करता है, फिर उसको सिंथेटिक फेज में जाना पड़ता है, डीएनए। तो मतलब मेनली वर्क्स होते हैं 95% किस में होते हैं, इंटर फेज में होते हैं। लेकिन जो लास्ट जो 5% है वो क्या होता है, एम फेज में होता है। क्योंकि एम फेज जो है मेरा क्या है कि उसमें क्या होता है, सिर्फ सेल डिवीजन होता है, सेल को डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो हम समझ गए कि इंटर फेज लास्ट क्या होता है 95%, इसमें क्या होता है ड्यूरेशन सेल साइकिल लगता है टाइम इसमें सेल साइकिल के लिए, ठीक है। तो हम पहला क्या था इंटर फेज का, जीवन था, जीवन को हम समझेंगे। तो जीवन है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, ठीक है, सिंथेसिस फेज, ठीक है। जिसको हम एक और नाम दे सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट गैप फेज, फर्स्ट गैप फेज। इसको हम समझने के लिए यहाँ पे भी हम इसको पॉइंट यहाँ पे समझने के लिए अच्छे से कि ये मेरा G1 हो गया, ये मेरा S हो गया, ये G2 हो गया, ठीक है। तो इसको अच्छे से और हम समझेंगे कि ये मेरा क्या हो गया, इंटरफेज हो गया, ये पूरा मेरा इंटरफेज हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, एम फेज हो गया, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये मेरा क्या है कि पहला G1 है, फिर S आएगा, फिर मेरा थर्ड पे क्या है, ये क्या है, G2 है, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जीवन की बात करें, मतलब इसकी बात करें, जीवन की बात कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट गैप फेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेनली हमको पॉइंट्स को कंसीडर करना, ध्यान रखना है कि जीवन फेज में क्या क्या हमको एक्टिविटी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब जो डीएनए का स्टार्टअप होता है, इनिशिएशन होता है रेप्लिकेशन का, तो कहाँ पे होता है मेरा, जीवन फेज में होता है, ठीक है। जो इनिशिएशन होता है मतलब स्टार्ट जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस स्टार्टअप होता है, वो मेरा किस में होता है, जीवन फेज में होता है। मतलब ये क्या है, ये क्या है, मेरा जीवन है, तो यहाँ पे होता है, ठीक। अगर दूसरा पॉइंट इसमें देखें तो मेरा क्या है कि जीवन फेज द सेल साइकिल मेटाबोलिकली एक्टिव होता है, ठीक है। जो अगर देखें मेटाबोलिकली एक्टिव कौन सा फेज में सेल मेटाबोलिक एक्टिव होता है, तो हमको क्या इसका समझ आना चाहिए माइंड में हमेशा कि जीवन फेज ऐसा है जहाँ पे क्या होता है, सेल मेटाबोलिक एक्टिव होता है, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली होता है, एक्टिव एंड कंटिन्यूसली, ठीक है। फिर अगर तीसरा पॉइंट इसमें देखें कि मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, इसमें जितने भी मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स हो गया, जैसे डीएनए हो गया, मेरा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, और गोल्जी बॉडी हो गया। तो ये क्या होता है कि मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स इसमें क्या होता है, इंक्रीजेज होता है। मतलब यह क्या है, मेरा ग्रोथ फेज है, स्टार्ट सबसे फर्स्ट फेज है, इसमें क्या होगा, सेल ग्रोथ होगा, उसमें जो भी उसके रिक्वायरमेंट है उसको क्या करेगा, सेल लेके उसको अपने नीड को क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स इंक्रीजेज इन सेल साइकिल, ठीक है। इसमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स क्या होगा, अपने आप को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है, स्टेज में, फर्स्ट इसमें। और इसमें क्या होगा कि सेल ग्रो मैक्सिमम, अगर क्वेश्चन एक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हमको माइंड में रखना है कि मैक्सिमम जो सेल का ग्रोथ होता है, अगर हम बात करें G1, S, G2, तो अगर सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो मेनली क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो सेल मैक्सिमम ग्रो कौन सा स्टेज में होता है। तो हमको हमेशा इसको याद रखना है कि इसमें होता है G1 स्टेज में सबसे ज़्यादा सेल मैक्सिमम ग्रो होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखना है कि इनिशिएशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि G1 फेज जो होता है वो क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है,
मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स इसमें क्या होगा, इंक्रीज होता है, जैसे गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और जो भी सेल ऑर्गेनेल्स उसमें क्या होगा, बढ़ेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है सेल साइकिल के। तो फिर उसके बाद क्या होगा, सेल ग्रो मैक्सिमम होगा, इसको हमको माइंड में रखना है, सबसे मैक्सिमम। फिर उसके बाद मेरा क्या आता है, G1 के बाद मेरा क्या आएगा, एस आएगा। जो सेकेंड स्टेज है मेरा क्या, एस है, जिसको हम क्या सिंथेसिस फेज बोलते हैं, ठीक है, सिंथेसिस फेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हमको समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेनली जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि जो सेल ग्रो हो गया, वेल डेवलप हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल DNA होता है, तो जो मेनली सिंथेसिस फेज में होता है वो क्या होता है कि DNA का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन मतलब क्या कि 1 से 2 बनना, मतलब इसका कॉपी बन जाना, ठीक है। तो अगर इसका आप कुछ पॉइंट्स हम देखें तो क्या है, क्या कि ड्यूरिंग दिस टाइम, ये जो एस फेज का टाइम है, ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ DNA, जो DNA का अमाउंट रहेगा पर सेल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो समझ गए होंगे कि अगर पर सेल मतलब डबल होना, मतलब अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, अमाउंट इसमें क्या होगा, एस पेज में मेरा क्या हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमको अच्छे से रखना कि जो ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट जो होता है DNA का पर सेल, मतलब पर सेल, तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उसका दूसरा पॉइंट से हम देखें तो क्या है, इसमें क्या होगा कि रेप्लिकेशन ऑफ DNA सिंथेसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हमको हमेशा याद रखना है अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि जो मेनली क्वेश्चन पूछा है इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं कि जो रेप्लिकेशन होता है DNA का कौन सा फेज में होता है सेल साइकिल। तो हमको क्या करना है, हमेशा इसको याद रखना, एस फेज ऐसा फेज है जहाँ पे क्या होता है, रेप्लिकेशन DNA का होता है। लेकिन इसको हमको याद रखना, इनिशिएशन कहाँ होता है, स्टार्ट कहाँ होता है DNA रेप्लिकेशन का, तो हमको G1 याद रखना है। अगर पूछा कि रेप्लिकेशन किस में होता है, मतलब वो डिवाइड करेगा, कॉपी बनाएगा, तो हमको क्या होगा, एस फेज होगा, जिसको हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम समझ गए कि रेप्लिकेशन DNA सिंथेसिस फेज में होता है। फिर अगर तीसरा पॉइंट देखा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, VVI इसको समझ सकते हैं कि अगर इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA, अगर इनिशियल अमाउंट DNA को अगर हम डिनोट करेंगे, अगर इसको हम लिखेंगे 2C, ठीक है, अगर इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA को अगर हम लिखेंगे 2C, ठीक है, तो यह इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, 4C हो जाएगा, इंक्रीज। तो यहाँ पे ध्यान से हमको समझना है कि अगर इनिशियल अमाउंट DNA का डबल है, मतलब 2 गुना है, तो क्या होगा, अगर एस फेज में अगर सेल है मेरा, तो क्या हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, 4 में हो जाएगा। डबल मतलब क्या, 1 से 2 है तो क्या होगा, 4 हो जाना। तो समझ रहे होंगे कि अगर इनिशियल 2 है तो क्या होगा, जब ये इंक्रीज होगा एस फेज में तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो नंबर इंक्रीजेज, जो क्रोमोसोम का नंबर रहेगा वो क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, इंक्रीज नहीं होगा। सिर्फ क्या होता है, इसमें DNA का रेप्लिकेशन होता है, मतलब DNA का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझना है कि जो अमाउंट DNA का होता है डबल होता है, लेकिन जो नंबर होता है क्रोमोसोम का, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम नो इंक्रीजेज। तो इसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम का नंबर रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर रहेगा वो क्या होगा, इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या होगा कि अमाउंट ऑफ DNA क्या होगा, DNA का जो अमाउंट होगा क्या होगा, वो डबल हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का जो नंबर है वो क्या होगा, इंक्रीज नहीं करेगा, नो इंक्रीज, ठीक है। तो हमको यहाँ देख लिए कि इसमें क्या होता है कि DNA का डबलिंग होना 2 से 4 होना, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, सेम होगा। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है कि अगर सेल अगर डिप्लॉयड है, मतलब 2N है, अगर सेल मेरा एस फेज में 2N है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम की नंबर्स रहेंगे, ठीक है, 8। अगर G1 में अगर सेल मेरा क्या डिप्लॉयड है, किसमें, G1 में, ठीक है, अगर सेल मेरा डिप्लॉयड है G1 स्टेज में, तो क्या हो जाएगा, अगर ये G1 से S में आ जाएंगे, मतलब G1 से S में अगर ये सेल डिवाइड करके आ जाएंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसमें क्रोमोसोम का नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहेगा,
ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 है G1 में तो मेरा S में भी क्या होगा 2N ही रहेगा। मतलब क्रोमोजोम का नंबर ई हमको अच्छे से माइंड में अच्छे से इसको बिठा लेना है कि जो क्रोमोजोम का नंबर रहेगा वो क्या होगा सेम होगा, ठीक है। उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं आएगा, मतलब बढ़ेंगे वो नहीं। लेकिन क्या होगा अगर DNA का जो अमाउंट रहेगा वो डबल हो जाएंगे। लेकिन क्रोमोजोम 2N है तो G1 में अगर G1 में 2N है तो मेरा S फेज में भी अगर क्रोमोजोम चला जाए तो क्या होगा वो सेम ही रहेगा। मतलब इसमें कोई भी चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलेंगे। किसमें? एस फेज में। मेनली हमको याद रखना है कि एस फेज क्या होगा कि मेन स्टेज है जहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है उस सेम रहता है, मतलब उसमें चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा क्या सेकेंड स्टेज है एस फेज, और फिर थर्ड स्टेज जो लास्ट मेरा क्या है G2 स्टेज है, जिसको हम क्या बोलते हैं G2 फेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, और एक इसका नाम है पोस्ट डीएनए सिंथेसिस। मतलब इसको ऐसे समझे कि यहाँ पे तो डीएनए सिंथेसिस होता है एस में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है पोस्ट, मतलब क्या होता है कि बाद। ये क्या होता है कि G1 स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मतलब इससे बाद, ठीक है, एस के बाद। पोस्ट मतलब क्या, एस के बाद। इसको अगर देखें तो प्री बोलेंगे, लेकिन एस के बाद G2 आ रहा है तो हम G2 को देख रहे हैं ना, तो इसलिए हमको इसको अनदर नेम क्या है मेरा पोस्ट डीएनए सिंथेसिस, ठीक है। पोस्ट डीएनए सिंथेसिस भी इसको हम बोल सकते हैं। तो हमको इसमें देखना है कि मेनली इसमें क्या क्या मतलब स्टेज सेल इसमें क्या वर्क्स परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या है कि एक्चुअल जो होता है सेल का एक्चुअल प्रिपरेशन जो होता है, मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं फाइनल प्रिपरेशन, मतलब लास्ट स्टेज है तो इसको हम क्या बोलेंगे फाइनल प्रिपरेशन होता है। फाइनल प्रिपरेशन होता है सेल का, मतलब यहाँ पे सेल क्या होता है कि पूरी तरह से क्या हो जाता है एक्टिव हो जाता है, ठीक है। कि अब इसके बाद क्या होगा G1 हुआ, S हुआ, G2, उसके बाद तो सेल यहाँ पे क्या होता है डिवाइड होता है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो ये लास्ट स्टेज है तो यहाँ पे क्या होगा सेल पूरी तरह मेरा फाइनल प्रिपेयर्ड हो जाएगा। मतलब किस चीज़ के लिए, सेल डिवाइड होने के लिए क्या होगा फुल्ली और प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो हमको देखना है एक्चुअल प्रिपरेशन जिसको हम फाइनल प्रिपरेशन बोलते हैं। और इसका दूसरा पॉइंट देखें, और इसमें क्या होगा जो सेल का ग्रोथ होगा ना, सेल का जो ग्रोथ होगा वो क्या होता है कंटिन्यू होते रहेगा। सेल का जो ग्रो होते रहेगा, मतलब यहाँ से G1 से स्टार्ट हुआ S G2, फिर उसके बाद क्या होगा साइकिल, मतलब क्या होगा जहाँ से स्टार्ट हुआ फिर वहीं से आके क्या होगा खत्म होगा, फिर नया साइकिल होगा स्टार्ट, फिर मतलब कंटिन्यूसली रोटेट होते रहेगा, वो चलते रहेगा, ठीक है। तो वही है कि सेल ग्रो कंटिन्यूसली होते रहेगा। जो हम लोग इसमें देखें क्या देखें कि जो सेल साइकिल का मेनली हमको क्या क्या समझ आया कि पहला है कि मेरा कि सेल डिवीज़न क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हम इस वीडियो में मेनली किसको कंसिडर किए माइटोसिस को देखें। और मेनली क्या है मेरा पॉइंट फोकस क्या रहा है कि सेल साइकिल किसको बोलते हैं। जो सेल साइकिल ही क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसके लिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। जब सेल डिवीजन होगा तो क्या होगा उसका डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेट करेंगे, और सेल क्या होगा ग्रोथ साथ साथ होते रहेंगे, मतलब ग्रोथ भी होंगे और डीएनए की रेप्लिकेशन भी होते रहेंगे। फिर हम दूसरा पॉइंट क्या देखें कि ये जो फेज ऑफ सेल साइकिल होता है, जो इसका मेनली सेल साइकिल का 2 स्टेज आता है, एक होता है इंटर फेज आता है और एक क्या होता है एम फेज होता है। तो इंटर फेज हम यहाँ पे देखें कि G1 से स्टार्ट होता है और G2 पे क्या एंड होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं पूरे जो ड्यूरेशन होता है टाइम काल होता है इसको हम इंटर फेज बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एम फेज आता है जहाँ पे क्या होता है सेल क्या होता है डिवाइड होने लगता है, मतलब सेल का डिवीजन होने लगता है, ठीक है। तो हमको इसको 1 बाय 1 अच्छे से समझना है। तो हम देख चुके हैं ये जो पूरा साइकिल है इसको हम अच्छे से यहाँ पे समझ चुके हैं कि, और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ह्यूमन का सेल होता है वो क्या होता है उसको डिवाइड होने के लिए 24 घंटे लगते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन एक ईस्ट है जिसको क्या लगता है 90 मिनट में वो सेल डिवाइड कर लेता है। और एक अनदर डायग्राम मैंने इसको समझने के लिए यहाँ पे बनाया हो कि G1 S G2 और फिर ये क्या है मेरा एम फेज है, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो हम लोग इंटरफेज देखें कि इंटरफेज क्या है कि जो मोस्ट एक्टिव फेज होता है सेल साइकिल का, तो ये इंटरफेज है। सबसे ज़्यादा अगर एक्टिव फेज होता है सेल साइकिल में एम फेज और इंटर फेज में तो क्या होता है इंटर फेज होता है, ठीक है। इसको हमको याद रखना, ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्या है उसके बाद कि 90% जो ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल का इंटर फेज में होता है। फिर उसके बाद मैंने क्या देखा कि जो पहला स्टेज है वो क्या है कि G1 आता है, फिर S आता है, G2 आता है। तो हम G1 को देखें क्या, इसको हम प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं फर्स्ट गैप बोलते हैं। मतलब ये फर्स्ट स्टेज है तो इसलिए इसको हम फर्स्ट गैप फेज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनिशिएशन डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब डीएनए क्या होता है स्टार्ट होने लगता है रेप्लिकेट होना, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट होता है इनिशिएशन होता है, लेकिन फाइनली जो डिवाइड होता है डीएनए वो मेरा कहाँ पे होता है एस फेज में होता है। तो इस पॉइंट को अच्छे से रखना है कि इनिशिएशन डीएनए रेप्लिकेशन में किस में होता है G1 में, लेकिन फाइनली डिवाइड जो होता है सिंथेसिस वो किस में होता है एस फेज में होता है। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमको अच्छे से माइंड में रखना। फिर उसके बाद क्या देखिए कि जो सेल ग्रो होगा मैक्सिमम स्टेज किस में होगा G1 में, क्योंकि इस फर्स्ट स्टेज है सेल साइकिल का, जिसमें
और जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसमें ज़्यादा लगेंगे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल ग्रो मैक्सिमम G1 स्टेज। फिर उसके बाद एस फेज आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, DNA रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। DNA रेप्लिकेशन मतलब क्या है कि DNA का डबल हो जाना, रेप्लिकेट हो जाना, ठीक है, पेरेंट से उसके जो भी ऑफ स्प्रिंग है तो डॉटर सेल में आ जाना, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग दिस फेज क्या होता है कि अमाउंट DNA का होता है, क्या होता है, डबल हो जाता है, मतलब 1 से 2 हो जाना, ठीक है। डबल मतलब 1 से 2 हो जाना। लेकिन रेप्लिकेशन जो होता है DNA सिंथेसिस का मेनली कहाँ पे होता है, मेरा यही पॉइंट को ध्यान रखना है कि एस फेज में होता है। अगर इस पॉइंट को एक बार हम अच्छे से देख लेते हैं लास्ट, कि अगर इनिशियल अमाउंट DNA का 2C है, अगर स्टार्टिंग मेरा जो DNA का अमाउंट 2C है तो वो बढ़ के क्या हो जाएगा इस फेज में 4C हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अमाउंट जो होता है DNA का क्या होता है, डबल हो रहा है। तो 2C है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4C हो जाएगा, मतलब डबल होना मतलब क्या है, इसका 2 गुना हो जाना, 2 गुना हो जाना, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक और है कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अमाउंट DNA का डबल हो जाता है, लेकिन जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो क्या होता है, सेम होता है। अगर मेरा सेल साइकिल अगर हम देखें, अगर G1 में अगर क्रोमोसोम की संख्या 2n है तो मेरा एस फेज में क्या होगा, वह भी क्या होगा, सेम ही रहेगा, 2n ही रहेगा। लेकिन अमाउंट DNA अगर मेरा G1 में 2n है, अगर अमाउंट ऑफ DNA अगर Gn में 2n है तो एस फेज में अगर वो आएगा तो क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हम देखें कि अमाउंट ऑफ DNA क्या होता है, डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है, सेम हो जाता है। फिर लास्ट फेज जो मेरा क्या है, G2 फेज है। तो G2 फेज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द लास्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, मतलब पोस्ट DNA सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक्चुअल प्रिपरेशन, जो फाइनल प्रिपरेशन होता है, मतलब सेल पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है, वो क्या करेगा, अगला स्टेज उसका जो है वो क्या होगा, सेल डिवीजन में जाएगा, मतलब यहाँ पे माइटोसिस में जाएगा, मतलब ये एम फेज में सेल इंटर करेगा। यहाँ पे क्या होगा, मेनली डिवाइड करेगा, फिर सेल का साइटोकाइनेसिस होगा, सेल टूटेंगे, फिर उसके बाद